हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th से संबंधित भूगोल विषय, और इसमें हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड की, जो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। आपको यहाँ पर ये आपका लेसन पूरा कंप्लीट 100% क्लियर हो जाएगा, तो आप बिना स्किप के लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली बात हम लेते हैं कि जनसंख्या होती क्या है, उसका अर्थ देखेंगे, वितरण किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, आदि सभी बिंदुओं को हम विस्तार से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का मतलब होता है कोई भी देश है, कोई भी देश है या प्रदेश हो सकता है। ठीक है, कोई भी देश या प्रदेश में कोई निश्चित समय होना चाहिए। निश्चित समय का मतलब है कि हम जनगणना करें, कोई देश है उसमें कितने लोग रहते हैं। तो कोई भी देश है, कोई देश या किसी भी देश या प्रदेश में दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य, दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य रहने वाले लोगों की लोगों की कुल संख्या, कुल संख्या क्या कहलाती है, उस प्रदेश की जनसंख्या कहलाती है। यानी कि कोई भी क्षेत्र है उसमें मान लीजिए एक ए देश है, इसमें दो निश्चित समय बिंदु, जैसे हम बात करें 2001 और दूसरा बिंदु है 2011। तो ये दो निश्चित समय बिंदु हो गए। इन दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य लोगों की संख्या मान लीजिए कुल कितनी है, 100 लोग हैं। तो उस प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं वितरण। वितरण से हमारा अभिप्राय है कि कोई भी देश या प्रदेश है उसमें रहने वाले जो लोग हैं, कुल लोग हैं, उनका वितरण यानी कि उनके समूह के रूप में कहाँ कहाँ कितने कितने पाए जाते हैं। ऐसे मान लीजिए एक गांव था, उसकी जनसंख्या 100 थी। तो 100 यानी कि एक जगह तो रह नहीं सकते, तो अलग अलग समूह होते हैं या अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 5 थी, कहीं पर 2 थी, कहीं पर 3 थी। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है। उसके वितरण को ही हम, या उसका जो विभाजन होता है उसे ही जनसंख्या का वितरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, इसके लिए हम एक अर्थ लेते हैं, परिभाषा लेते हैं। प्रति वर्ग इकाई, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले, निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या, औसत संख्या क्या कहलाती है, जनघनत्व कहलाती है। यानी कि कोई भी देश है तो उसका जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, यानी कि कुल जनसंख्या है तो उसमें जनसंख्या में हम क्षेत्रफल का भाग देते हैं और प्रति वर्ग इकाई के रूप में इसको व्यक्त करते हैं या पढ़ते हैं। तो हम परिभाषा के रूप में बोलेंगे कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। अब जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखते हैं। तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कोई भी देश है उसकी कुल जनसंख्या में उस देश या प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, और हमारे पास जो औसत आता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं,
मान लीजिए एक गांव है जिसकी जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या बराबर 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है। और साथ ही साथ अगर उसके घनत्व की बात करें, सॉरी क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल है उसका 10 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग किलोमीटर। तो इसका हम घनत्व ज्ञात करें तो कुल जनसंख्या, तो यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी है अपने पास, 100 बटा कुल क्षेत्रफल है 10। तो 100 में 10 का भाग देते हैं तो अपने पास आंसर आता है 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार आप कोई भी जो आंकड़े आपको दिए जाए उनके आधार पर आप जनसंख्या घनत्व ज्ञात कर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि जो विश्व की जनसंख्या है उसके बारे में मेजर रूप से, कि विश्व की जनसंख्या का जो मेजर रूप से विशेषता है वो क्या है। तो इसमें पहले हम देखें कि विश्व का जो अधिकांश भाग है यानी कि एक अनुमान के आधार पर अगर हम गणना करें तो विश्व की, तो विश्व की लगभग विश्व की 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या विश्व के 10% भूभाग पर निवास करती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है और 10% जनसंख्या, बची हुई 10% जनसंख्या विश्व के 90% भूभाग पर निवास करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विश्व में भी जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व के जो मेजर कंट्रीज है, अधिकांश जनसंख्या वाले देश हैं, या विश्व के टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो उसमें पहला स्थान आता है। मैं आपको बता दूं कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है, लेकिन वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो पहले स्थान पर भारत का नाम आता है। तो पहले भारत, दूसरे नंबर पर चीन। याद रख लेना, भारत और चीन दो ऐसे देश है, एशियाई देश है, और विश्व में जो सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से देश है टॉप 10, उनमें से 6 एशिया महाद्वीप से आते हैं। तो पहला हो गया भारत, दूसरा हो गया चीन। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आता है अपना एक देश है यूएसए। यहाँ एक देश आता है यूएसए, इसका स्थान आता है तीसरा। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पे भारत, दूसरे पे चीन, तीसरे पे यूएसए। अगर बात करें हम चौथे नंबर के देश की तो एक देश आता है यहाँ पे नाइजीरिया, सॉरी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आता है। और हम बात करें पांचवें सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से देश की तो यहाँ पर आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील। अगर हम बात करें छठवें सबसे बड़े देश की तो अपना भारत का पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। तो 6 सबसे बड़े देश हो गए। अगर हम बात करें सातवें सबसे बड़े देश की तो अफ्रीका का एक इम्पोर्टेंट देश है नाइजीरिया। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, ठीक है। अगले देश की बात करें आठवें नंबर पर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत का एक और पड़ोसी मुल्क है, इसका नाम है बांग्लादेश।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नौवां देश जिसमें आता है रूस, और 10वें सबसे बड़े देश की बात करें तो वो आता है, देखिए आपको मेजर रूप से कितने देश याद रखने हैं, मेजर रूप से 3 याद रखने हैं, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो याद रखने हैं। इसके अलावा आपको एक और देश याद रखना है जिसका नाम है मैक्सिको। ठीक है, तो ये हो गए अपने भारत, चीन, फिर थर्ड नंबर पे आता है यूएसए, फोर्थ नंबर पे अगर अपन बात करें तो अपना ब्राज़ील, नाइजीरिया, रूस, इसके अलावा इंडोनेशिया और नाइजीरिया हो गया, और साथ ही साथ मैक्सिको हो गया। तो इस प्रकार ये विश्व के अधिकांश जनसंख्या वाले देश हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। और इसी प्रकार ये जो जनसंख्या है भारत में भी इसी संदर्भ में ये फैली हुई है। तो आगे देखते हैं, अगला बिंदु है हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, एक एक को विस्तार से हम समझेंगे। पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक यानी कि ऐसा कारक या ऐसा कारण जो जो प्राकृतिक रूप से जनसंख्या के वितरण को या बसाव को प्रभावित करता है। आर्थिक कारक यानी कि ऐसे कारक जो मनुष्य को जीवन यापन के लिए प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों में वे कारक आते हैं जो समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला है भौतिक कारक या भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में पहला है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि जल एक ऐसा साधन है, जल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो सभी जीवधारियों के लिए पर्याप्त रूप से, या हम कह सकते हैं कि कंपल्सरी होता है, अनिवार्य होता है, जीवन यापन के लिए अनमोल होता है। तो सभी सजीव प्राणियों के लिए जो जल है वह समान रूप से उपयोगी होता है। और हम देखते हैं कि जो मानव है, मानव यह मेजर रूप से कहाँ बसता है, मेजर रूप से कहाँ बसता है, नदी घाटियों में। नदी घाटियों में क्या करता है, घर बनाता है, वहीं पर कृषि कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि नदी घाटियों में मानव के लिए पर्याप्त पीने के लिए पेयजल, सिंचाई के लिए पानी और उपजाऊ मैदान मिल जाते हैं। इसलिए अधिकांश क्षेत्रों में हमने देखा है कि लोग नदी घाटियों में ज़्यादा निवास करते हैं। भारत का उदाहरण ले, यहाँ पर भारत का उदाहरण देखें तो यहाँ पर गंगा नदी, गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र सघन जनसंख्या के लिए, सघन जनसंख्या बसाव के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर पीने के लिए मीठा जल उपलब्ध है और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। क्यों, क्योंकि सभी जीवों के लिए पीने के लिए, और साथ ही साथ हम बात करें मनुष्य की जो अन्य क्रियाकलाप है, जैसे खाना बनाना है, उद्योग धंधों को चलाना है, तो उन सब के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बात करें नेक्स्ट, भू आकृति, यानी कि ये भौगोलिक कारक है। और इसमें भू आकृति को हम देखें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समतल मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, समतल मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वत, और मान लीजिए ये घाटियाँ है, घाटियाँ वगैरह है, तो यहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर कम लोग क्या करेंगे, निवास करेंगे। लेकिन ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करेगी। कारण क्या है,
क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे हम बात करें यहाँ पर हम एग्रीकल्चर कार्य नहीं कर सकते और साथ ही साथ परिवहन के जो साधन है उनको भी डेवलप नहीं कर सकते, और साथ ही साथ यहाँ पर आवास बनाना भी मुश्किल या दुष्कर कार्य होता है। इसलिए लोग, अधिकांश लोग जो पर्वत के तटीय क्षेत्र हैं या यूँ कह सकते हैं पर्वत पहाड़ीय क्षेत्र है, उनमें निवास करना ज़्यादा पसंद करते हैं या मैदानी क्षेत्रों में निवास करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जलवायु। तो जलवायु में हम देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका महाद्वीप में गर्म और उष्ण जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में गर्म व उष्ण उष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम एशिया महाद्वीप की, तो यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। वहीं बात करें हम नॉर्थ एरिया की, और यहाँ पर साइबेरिया, रूस, तो यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो ठंडी जलवायु पाई जाने के कारण यहाँ पे कम जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर भी गर्म जलवायु पाई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु होने के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना है कि जिन क्षेत्रों में अधिक ठंडी जलवायु और जिन क्षेत्रों में अधिक गर्म जलवायु पाई जाती है वह मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जीवन यापन के लिए आदर्श दशाएं होती है या उपयुक्त जलवायु होती है, नम जलवायु होती है या फिर समशीतोष्ण प्रकार की या मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट बिंदु की, मृदाएं। तो मृदा के संदर्भ में हम देखेंगे भारत का उदाहरण लेके, तो भारत जैसा देश या यूँ कहें कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ दोमट या जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में नदियों द्वारा नदियों द्वारा नदियों द्वारा निर्मित मैदान देखने को मिलते हैं, जिनमें मेजर रूप से अगर हम बात करें तो मेजर रूप से गंगा नदी का तंत्र है। ये गंगा नदी तंत्र यहाँ पर कौन से मैदान का निर्माण करता है? जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। और जनसंख्या के लिए जो दोमट मिट्टी है, जलोढ़ और दोमट मिट्टी, यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इन कारणों से यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दोमट जलोढ़ मृदा है, यहाँ यह कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है और यहाँ पर उत्पादन अधिक होता है। तो ऐसे क्षेत्र जो जो मुख्य रूप से नदी घाटियों के द्वारा निर्मित है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ या फिर दोमट या फिर काली मृदा पाई जाती है और सिंचाई के साधन अवेलेबल है, तो उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट बिंदु की, अब इसमें हमने देखा था यहाँ खनिज। अब देखिए खनिज किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं, खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में निक्षेपों के जमाव, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिज के निक्षेप या खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं वहाँ पर रोजगार के अवसर मिलते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं, रोजगार के अवसर रोजगार के अवसर मिलने के कारण वहाँ पर लोग क्या करेंगे? स्थायी रूप से निवास करेंगे। तो वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए अन्य सुविधाएं भी चाहिए, उनके बच्चे रहेंगे तो उनके लिए विद्यालयों की स्थापना होगी, तो विद्यालयों में किसकी आवश्यकता होगी? अध्यापकों की आवश्यकता होगी। वहाँ पर अध्यापकों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वहाँ पर बैंक
इसके अलावा सड़क, परिवहन, सड़क बनेगी, परिवहन होगा, परिवहन यानी कि परिवहन के साधनों को चलाने के लिए ड्राइवर वगैरह चाहिए। तो ऐसे करके जहाँ पर खनिज निक्षेप पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव लगातार बढ़ता जाता है। अगला बिंदु देखिए, नगरीकरण। यहाँ पे खनिजों की बात करें तो एक उदाहरण ले सकते हैं, इसका अच्छा है, अफ्रीका की जाम्बिया पेटी। अफ्रीका में जाम्बिया की तांबा पेटी, जाम्बिया की तांबा पेटी का अच्छा उदाहरण है जहाँ पे अधिक जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। नगरीकरण का मतलब है कि गांवों से गांवों से शहरों की ओर जाना, या यूँ कह सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि नगरीकरण कहलाती है। और नगरीकरण से किस प्रकार जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रभावित होता है। नगरों में मूलभूत आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा हम बात करें चिकित्सा सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, संचार के साधनों का विकास और उच्च जीवन प्रत्याशा देखने को मिलती है। तो इन कारणों से लोग गांवों से नगरों की ओर बढ़ते हैं और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती है उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं जिसके कारण वहां पर बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हो जाती है, और रोजगार मिलने के कारण लोग वहां पर स्थायी रूप से रहने लगते हैं या अस्थायी रूप से रहने लगते हैं, जिसके कारण उन क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। औद्योगिक नगरों की बात करें तो अपने भारत की तो एक नगर है जिसे हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, तो जमशेद जी टाटा ने बसाया था, तो जमशेदपुर इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा हम विश्व स्तर पर बात करें तो जापान का कार्गो ओसाका प्रदेश है जो औद्योगिकरण के कारण विकसित हुआ है और डेवलप हुआ है। आगे देखें, सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं, यानी कि आज हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको सुरक्षा की अनुभूति होती है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसे कि एक समुदाय के लोग अगर किसी क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र में अधिकांशतः उसी समाज के या उसी धर्म के लोग निवास करने लगते हैं, और अपनी जैसी संस्कृति है उसी संस्कृति के लोगों के साथ मिलजुल कर हम रहना पसंद करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इन कारकों को आपको याद कर लेना है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या भूगोल की कुछ अवधारणाएं हैं जिनमें हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, एक एक चीज को समझना है, यहीं पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि, पहले इसको समझो। यानी कि कोई भी देश है या प्रदेश है या स्थान है, तो किसी भी देश या प्रदेश में दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, और यह धनात्मक ऋणात्मक किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए तो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य लोगों की संख्या में लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या परिवृद्धि कहलाता है। यह धनात्मक ऋणात्मक या स्थिर हो सकता है। कैसे, मान लीजिए एक स्थान है, ठीक है, दो समय बिंदु 2001 2011, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या 30 100 व्यक्ति, और यहाँ जनसंख्या बढ़कर हो गई 105 व्यक्ति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि +5 की वृद्धि होती है, यानी कि लोगों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या की वृद्धि दर। इसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब होता है कि नेचुरल रूप से उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, और यह प्राकृतिक वृद्धि कब आती है, जब जब जन्म दर में से मृत्यु दर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कब होगी, जब जन्म दर, ध्यान रखना, जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में कम हो तो वृद्धि होती है। जन्म दर क्या होती है, यहाँ पर उच्च होती है और मृत्यु दर निम्न होती है। याद रखना कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है कि नेचुरल रूप से या प्राकृतिक रूप से जब जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में, ध्यान रखना, जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न होती है तो उससे प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखें, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि का मतलब क्या होता है, समझना पहले इसको, कि कोई भी देश है, प्रदेश है, तो उसमें लोगों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, और वास्तविक परिवर्तन कौन सा होता है, जब जन्म दर, मृत्यु दर, आवास, प्रवास सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है, प्लस आवास, सॉरी आवास नहीं, कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रवास, प्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे अंतर क्या निकालते हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, उसमें से मरने वाले लोगों को घटा देते हैं, और साथ ही उसमें क्या कर देते हैं, जो प्रवासी है, जो बाहर से आए हैं और यहाँ पर स्थायी रूप से बस गए हैं या रहने लगे हैं, उनको जोड़ देते हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ से परमानेंट हमेशा के लिए चले गए उनको घटा देते हैं। तो जो अपने पास औसत आता है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। नेक्स्ट है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कब होती है, ध्यान रखना, धनात्मक वृद्धि कब होती है, जब जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न हो, और साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि जो आने वाले लोग हैं वह जाने वाले लोगों से अधिक हो। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि में क्या होता है, लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसे हम बात करें, एक शहर है जिसमें 100 लोग थे, ठीक है, और मरने वाले मरने वाले 5 लोग हैं, आने वाले 3 लोग हैं, और जाने वाले 2 लोग हैं। ठीक है, और जन्म की बात करें तो जन्म 7 व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर ऐसे अगर उदाहरण आता है कि यानी कि कुल जनसंख्या 7 थी लेकिन जन्म 100 थी, और जन्म में 7 लोगों का होता है, मरने वाले लोगों की संख्या 5 है, आने वाले यानी कि बाहर से आने वाले लोग हैं वो 3, और यहाँ से जाने वाले 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें धनात्मक परिवर्तन हो रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि जब जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में अधिक हो तथा बाहर से लोग आने वाले जाने वाले लोगों की संख्या में अधिक हो तो उसे हम धनात्मक जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, यानी कि ऋणात्मक यानी कि ऐसा परिवर्तन जिससे लोगों की संख्या में कमी आती हो, या यूँ कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर उच्च होती है। जन्म दर तो क्या होती है, निम्न होती है, और मृत्यु दर उच्च होती है, जिसके कारण जनसंख्या में नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। बात करें नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है,
देखिए, पहली बात तो ये आती है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। पहला है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर क्या होती है? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित बच्चों को जन्म देने की जो संख्या है उसको ऐड करते हैं, तथा किसी क्षेत्र विशेष के मध्य की जनसंख्या, कुल जनसंख्या को इसमें ऐड करते हैं और 1000 से उसको गुणा कर देते हैं, जिससे हमें अशोधित जन्म दर प्राप्त होती है। और ये ध्यान रखना, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म का मतलब है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जीवित होना चाहिए और 1 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए, और साथ ही साथ प्रति 1000 के संदर्भ में ये ज्ञात किया जाता है, इसीलिए 1000 से इसको गुणा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर में भी वही है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी कि कोई 1 वर्ष है या 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, तो उसके मध्य लोगों की संख्या में कितनी कमी आई, मरने वाले लोगों की संख्या को ज्ञात करते हैं, और साथ ही साथ उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या को हम क्या करते हैं, से भाग देते हैं और 1000 से गुणा करते हैं, और हमारे पास अशोधित मृत्यु दर प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि अपने मूल स्थान से अन्यत्र किसी स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे जो भी परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के आधार पर कोई व्यक्ति बाहर दूसरे स्थान पर जाता है, अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो उद्गम स्थान तो कहलाएगा जहाँ से वो जाता है, जहाँ से वह जाता है किसी दूसरे स्थान पर, तो वहाँ के लिए तो क्या हो जाएगा, वहाँ के लिए तो अप्रवासी और यहाँ के लिए उत्प्रवासी। जैसे मान लीजिए ए स्थान से जा रहा है, ठीक है, ए स्थान से कोई व्यक्ति बी स्थान के लिए जा रहा है, ठीक है, यहाँ के लिए ये जा रहा है, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, उत्प्रवासी, ध्यान रखना, उत्प्रवासी। और यहाँ जा रहा है तो यहाँ के लिए अप्रवासी। बस याद रखना, जहाँ आ रहा है, ठीक है, जहाँ पहुँच रहा है वहाँ अप्रवासी, और जहाँ जा रहा है उत्प्रवासी, जहाँ से जा रहा है उत्प्रवासी जा, और जहाँ आ रहा है वहाँ अप्रवासी। तो याद रखना इस चीज़ को, तो एक बार मेंशन कर लो, लिख लो। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक देखते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें मेजर रूप से अगर हम बात करें प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे कारक जो जनसंख्या को क्या करते हैं, जनसंख्या को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और एक है जो जनसंख्या को क्या करते हैं, दूर भगाने का प्रयास करते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पर जाते हो तो वहाँ आपका मन लगता है, आप सुरक्षित महसूस करते हो या नहीं करते हो, तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं। या यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अपने को सामाजिक सुरक्षा महसूस नहीं होती, या हम कहाँ जाते हैं, जब हमें रोजगार नहीं मिलता, जब हमें रोजगार नहीं मिलता तो हम अन्यत्र स्थानों पर चले जाते हैं। और साथ ही साथ हम देखें कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं मिलते, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रति, यानी कि रोजगार के अवसर यहाँ पर नहीं पाए जाते। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर नहीं पाई जाती। उच्च जीवन स्तर की बात करें तो यहाँ पर नहीं पाया जाता, यानी कि ऐसे कारक जिनकी वजह से लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। और अपकर्ष कारक में जो क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के अवसर, रोजगार यहाँ पर होता है, शिक्षा यहाँ पर होती है, चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर होती है, यानी कि कुल मिलाकर बेहतर जीवन स्तर यहाँ पर पाया जाता है। और भी बहुत सारे कारक है, सामाजिक सुरक्षा है, शांति है, राजनीतिक कारण है, जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, पहला है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं, जो जनसंख्या को या लोगों को अपने मूल स्थान से
अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए विवश करते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए विवश करते हैं या बाध्य करते हैं। तो ये कारक हो सकते हैं, बेरोजगारी हो सकती है, सामाजिक असुरक्षा होती है, जीवन स्तर निम्न हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए विवश करते हैं। नेक्स्ट है अपकर्ष कारक, यानी कि ऐसे कारक जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है रोजगार के अवसर, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, संचार, सड़क, परिवहन और उच्च जीवन की लालसा आदि सभी कारक क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। तो इनको अपकर्ष कारकों के अंतर्गत रखा जाता है। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी रूपरेखा आप समझ लो। जनसंख्या संक्रमण का मतलब है कि जनसंख्या जब अशिक्षित थी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी और प्राथमिक व्यवसाय जैसे कार्य करती थी। देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्रीय जनसंख्या है, फिर धीरे धीरे उसमें शिक्षा का प्रसार होता है और उसमें आवास अपना मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर क्या होता है, प्रवास होता है और वह नगरीय क्षेत्रों की ओर चली जाती है और औद्योगिक वही जनसंख्या पढ़ लिख जाती है और औद्योगिक जनसंख्या में तब्दील हो जाती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जनसंख्या में या लोगों में रुचि, जागृति, शिक्षा का प्रसार होता है और इसी क्रिया को हम जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के नाम से या जनसंख्या संक्रमण के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। इसमें आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ जन्म दर है और एक तरफ मृत्यु दर है। एक तरफ आप देख सकते हो अलग अलग स्टेज दी गई है। आप देख सकते हो एक तरफ बर्थ रेट है यानी कि जन्म दर है और एक तरफ डेथ रेट है यानी कि मृत्यु दर है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि प्राथमिक अवस्था में, और यह अवस्था थी 200 वर्षों पहले की, 200 वर्षों से पहले संपूर्ण विश्व के देश इसी अवस्था में थे, प्राथमिक अवस्था में। तो यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर बनी रहती है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर बनी रहने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है स्टेज फर्स्ट में। यहाँ पे होता क्या है कि लोग, यानी कि शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, रोजगार के अवसर नहीं है, खाने पीने के लिए वस्तुओं की कमी है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मरने वाले लोगों की पूर्ति करने के लिए अधिक जनसंख्या का उत्पादन करते हैं ताकि वो क्षतिपूर्ति होती रहे। तो प्राथमिक स्टेज में क्या रहता है, जन्म दर भी उच्च रहती है और मृत्यु दर भी उच्च रहती है और जनसंख्या में परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है, या अर्थात यूँ कह सकते हैं स्थिर जनसंख्या वृद्धि होती है। इस कैटेगरी में अगर बात करें वर्तमान की, तो बांग्लादेश के जो जंगली क्षेत्र है और वहाँ रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे इसमें क्या होता है आगे की स्टेज में कि जन्म दर, शुरुआत में जन्म दर तो उच्च बनी रहती है, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं का विकास होने के कारण मृत्यु दर में लगातार गिरावट आती है। मृत्यु दर में गिरावट आने के कारण यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में शिक्षा का प्रसार होने के कारण जो बर्थ रेट है उसमें भी कमी आने लगती है और मृत्यु दर भी स्थिर हो जाती है। तो यहाँ लास्ट में जाते जाते जनसंख्या में जो अंतर है, जन्म और मृत्यु का अंतर है, वह कम होता जाता है। और इस समय अगर हम बात करें यानी कि स्टेज, इसकी जो सेकेंड स्टेज की शुरुआती दौर है उसमें पेरू को शामिल किया गया है और लास्ट वाली स्टेज में श्रीलंका, केन्या आदि देशों को शामिल किया गया है जो वर्तमान में यहाँ इस दौर से चल रहे हैं। भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, किया। और लास्ट वाली स्टेज है, इसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, यानी कि जितने जन्म लेते हैं लगभग उतने ही मरते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या में परिवर्तन नगण्य हो जाता है और आगे चलकर यहाँ पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि भी देखने को मिलती है। और इसके उदाहरण है कनाडा, जापान, यूएसए। यहाँ पर जन्म और मृत्यु दर दोनों बराबर हो चुके हैं या जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका निष्कर्ष दिया गया है कि प्राथमिक स्टेज में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर के कारण धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है और सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, शुरुआत में तो उच्च जन्म दर होती है, देख सकते हो। पहले में आप वापस समझो, उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर। ठीक है,
सेकंड में शुरुआत में उच्च जन्म दर, देख सकते हो बर्थ रेट यहाँ तक उच्च है और लेकिन फिर घटती जाती है, फिर धीरे धीरे ये डाउन होती जाती है। प्लस मृत्यु दर में कमी, देख सकते हो डेथ रेट लगातार गिर जाती है और साथ ही साथ इससे क्या होता है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। थर्ड स्टेज की बात करें तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, देख सकते हो यहाँ पे निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर होती है, जिसके कारण वृद्धि जो दर है वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो इसे हम कहेंगे स्थिर जनसंख्या वृद्धि। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, जिसमें पहला है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब है कि जैसे कि भारत सरकार ने एक नारा चलाया है कि हम दो हमारे दो, चाइना में है हम दो हमारे एक, यानी कि परिवार को सीमित करके या सीमित बच्चों का उत्पादन करके, या यूँ कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रित करके हम परिवार को नियोजित कर सकते हैं, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। सेकेंड है गर्भ निरोधक, यानी कि सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे उपाय देती है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रूप से जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं गर्भ निरोधक उपायों को अपनाकर। ठीक है। थर्ड है प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार का मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के जो दुष्परिणाम है उनको लोगों के सम्मुख बताना और लोगों को जागरूक करना कि ऐसा करने से या जनसंख्या बढ़ाने से आने वाले समय में और वर्तमान समय में इसके जो बुरे परिणाम है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रचार प्रसार करके, यानी कि जो सरकार योजनाएं चला रही है, प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक कर सकती है कि कम जनसंख्या रखने से या 2 बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी योजनाओं में फ़ायदा दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अवसर सरकार प्रदान करके लोगों को जागरूक करके और प्रचार प्रसार करके जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है और लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा। नेक्स्ट है